स्वागत है आपका भारत वॉइस में। 2024 में लोकसभा का चुनाव और 2023 में मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट। लेकिन इस बजट की बहुत सारी बारीकियां हैं। अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोग जो सरकार के लोग हैं, जो उनको समर्थन करने वाले लोग हैं, वो इस बजट की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐतिहासिक बता रहे हैं। विपक्ष के लोग हमेशा की तरह इस बजट से नाराज हैं, निराश हैं। लेकिन इस बजट को समझने के पहले यह अंदाजा लगाइए कि इस देश में 80 करोड़ के करीब लोगों को मुफ्त अनाज की जो योजना है वो आगे 1 साल तक मिलती रहेगी। जी हां, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इस बजट में कहा गया है अगले 1 साल तक जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। कोरोना महामारी के दौरान इस योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद एक राज्यों में चुनाव होते रहे और अब जब लोकसभा चुनाव 2024 में है तो 2023 में यह ऐलान किया गया है कि अगले 1 साल तक ये योजना जारी रहेगी। अब अंदाजा लगाइए कि मुफ्त अनाज की ये योजना अगले 1 साल तक जारी रहेगी। लेकिन क्या अगले 1 साल में सरकार की ऐसी कोई भी योजना है जिससे बेरोजगारी पर काबू पाया जाए, जिससे महंगाई पर काबू पाया जाए? इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है, लेकिन सरकार के लोग इस पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उस दौरान भी महंगाई और बेरोजगारी बोलते हुए ऐसा लगा कि वो इस नाम से भी परहेज कर रही है। वैसे निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, उन्होंने 38 पेज का भाषण दिया। 1 घंटे 27 मिनट में इस भाषण को उन्होंने पढ़ा। उनके भाषण में इंडिया, नेशन और नेशनल का जिक्र 85 बार किया गया। गरीब और मिडिल क्लास 2-2 बार बोला, SC ST 7 बार, OBC 3 बार, जबकि अल्पसंख्यक का नाम 1 बार भी नहीं लिया गया। यह अलग बात है कि नाम लें ना लें या बहुत सारी चीज़ों को बार बार उन्होंने रिपीट किया। असल यह है कि इस बजट से इस देश के आम लोगों को, मध्यम वर्गीय परिवार को क्या मिला, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि उनके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं। क्या ये सरकार पिछले 7-8 सालों से जिस तरीके से एक वादे कर रही है, एक से एक योजनाओं का ऐलान कर रही है, अगले 1 साल तक भी इसी तरह के हालात बने रहेंगे? वैसे टीवी चैनल्स पर यह खबरें चल रही है कि निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को राहत दी है, लेकिन उसमें भी बड़ा पेच है। अभी धीरे धीरे और जानकारी आएगी कि किस तरह से लोगों को इतनी आसानी नहीं दी गई है टैक्स पे करने में। भले ही 5 लाख की जगह अब 7 लाख पर छूट मिलेगी टैक्स अदा करने के लिए, लेकिन इसकी पेचीदगी भी समझना बेहद ज़रूरी है। आने वाले दिनों में मोबाइल फ़ोन खरीदना सस्ता हो सकता है, सोना चांदी महंगा हो सकता है, क्योंकि सरकार ने मोबाइल फ़ोन में कुछ पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है और सोने चांदी पर ड्यूटी में इजाफा किया है। कुछ पॉइंट्स है, बिंदुवार तरीके से उसको हम देख लेते हैं। गरीबों के लिए जो मुफ्त राशन स्कीम है वो 1 साल तक बढ़ा दी गई है। आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ की एक स्कीम रखी गई है। कारीगरों के लिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज बनाया गया है। मिलेट्स के लिए जो मोटा अनाज है, मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब बनाने का मिशन रखा गया और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत सारी और स्कीम ला सकती है। पहली नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी का ऐलान किया गया है। सीनियर सिटीजन की सेविंग लिमिट दोगुनी की गई है। महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम 7.5% इसमें ब्याज दिया जाएगा। घाटे से जूझते MSME के लिए सरकारी मदद दी जाएगी। हवाई सफ़र सस्ता हो सकता है, टूरिज्म बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पर कस्टम ड्यूटी घटेगी, सोने पर बढ़ेगी। डिफेंस बजट 13% बढ़ा, घरेलू उत्पाद पर जोर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये बजट है। इसके पहले कि आगे बढ़े देखते हैं राहुल गांधी ने इस पर क्या ट्वीट किया है बजट को लेकर के। उन्होंने लिखा है, मित्र काल बजट नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं है, महंगाई से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है, असमानता को दूर करने के लिए कोई सरकार का इरादा नहीं है। 1% सबसे अमीर 40% संपत्ति के मालिक हैं, 50% सबसे गरीब 64% GST का भुगतान करते हैं, 42% युवा बेरोजगार हैं,
फिर भी पीएम को परवाह नहीं। ये बजट साबित करता है कि भारत के भविष्य के निर्माण के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है इस बजट को लेकर। विपक्ष के नेता भी अलग अलग तरीके से इस बजट के बारे में अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है कि मोदी सरकार का बजट जनता का भाजपा पर लगातार गिरते विश्वास का सबूत है। ये केवल चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है, देश को ध्यान में रखकर नहीं। इस बजट में भयंकर बेरोजगारी का हल ढूंढने की कोई भी कोशिश नहीं की गई है। कुल मिलाकर सरकार ने देश की जनता का जीवन दुश्वार किया है, देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है, देश की संपत्ति को लूटने के अलावा मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है। इस बजट को नाम बड़े और दर्शन छोटे बजट कहेंगे। एक और ट्वीट किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, बैंकिंग सेक्टर को मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया है। भगौड़े देश लूट कर भाग गए हैं। 3 लाख करोड़ के विलफुल डिफॉल्टर्स हैं। बैंकों पर 36 लाख करोड़ का एनपीए स्लिपेज है, पर बजट में कोई उपाय नहीं बताया गया है। एसबीआई और एलआईसी को जो जोखिम में डाला जा रहा है उस पर एक शब्द नहीं है। एक और ट्वीट में लिखते हैं, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं दिया है। 2022 में किसानों की आय डबल करने का वादा किया गया था, उसको पूरा क्यों नहीं किया गया? एमएसपी गारंटी कहाँ है? किसानों की अनदेखी चालू है। इस बजट में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं है। उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक भी कदम नहीं। मनरेगा का बजट 38,468 करोड़ कम कर दिया, तो गरीबों का क्या होगा? शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में कोई बढ़ावा नहीं है। हर घर महंगाई है, आम इंसान की आफत आई है। बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों में कोई भी कमी आए। आटा, दाल, दूध, रसोई गैस सबका दाम बढ़ाकर मोदी सरकार ने देश को लूटा है। मायावती ने भी एक के बाद एक ट्वीट किए हैं। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, देश में पहले की तरह पिछले 9 वर्षों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे, जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों व उम्मीदों की बरसात की जाती रही, किंतु ये सब बेमानी हो गए जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया। अति दुखद। इसके साथ ही उन्होंने कई और ट्वीट किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नेताओं की और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो इस बजट को लेकर आपकी अपनी कोई राय हो तो अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।